तो इंग्लिश की एनसीईआरटी हर साल अपडेट होती है, हर साल उसमें प्रूफ रीडिंग होती है, सब कुछ चेंज होता है, बदलता रहता है। हिंदी में इंग्लिश के भी गलत लिखा हुआ है तो यार ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा और बहुत छोटी छोटी चीजों पे है। दोनों एग्जाम्पल सही है बट इसका एग्जाम्पल अलग, उसका एग्जाम्पल अलग, ऐसा नहीं करना है। वंशागत के आणविक आधार वाले इस डायग्राम में यहां पर भी एनसीईआरटी ने मिस्टेक कर रखी है। आप गौर से देखेंगे यहां पर भी उसने मीटर को मेंशन नहीं किया है। आप सिर्फ अपनी हिंदी एनसीईआरटी उठाइए और उसके ऊपर ये जो गलत गलत लिखा हुआ है उसको चेंज कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी एजुकेटर। स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसपे हमें हिंदी मीडियम में रहते हुए थोड़ी सी पार्शियलिटी फील होती है, थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार मतलब हिंदी की एनसीईआरटी लिखते समय सिर्फ किसी ने ट्रांसलेटर का यूज करके बस उसे टाप दिया है इसकी हिंदी बड़ी कठिन, ये कठिन वो कठिन, और हम टीचर साल भर या फिर जितना समय तक बच्चा पढ़ता है हम बार बार बस एक ही बात कहते हैं कि आपकी किस्मत का ताला सिर्फ एनसीईआरटी खोलेगी। और जब ऐसा कुछ हो कि हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में ही कुछ गलत लिखा हो तो एग्जाम तो फिर खराब हो ही जाएगा। इस चीज के लिए मैं बच्चों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसपे हम यहां पर चर्चा करेंगे कि यार हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी के मोटे मोटे वो कौन कौन से पॉइंट है जिसपे बच्चा कंफ्यूज होता है, बच्चा गलत लिखा हुआ है वो पॉइंट, वो इंग्लिश की एनसीईआरटी में अलग है, हिंदी की एनसीईआरटी में अलग है, और इस पे बच्चा किसको सही माने। तो इंग्लिश की एनसीईआरटी हर साल अपडेट होती है, हर साल उसमें प्रूफ रीडिंग होती है, सब कुछ चेंज होता है, बदलता रहता है। पर ये जो हिंदी की एनसीईआरटी है ये सालों सालों में नहीं बदलती है, इस पे ज्यादा ध्यान दिया भी नहीं जाता। इसलिए चूंकि हमें तो पढ़ाना है और हमें तो हिंदी और इंग्लिश माध्यम से मतलब ही नहीं है, हमें तो बराबरी पे सबको लेकर आना, तो बेस्ट कंटेंट देने के लिए, बेस्ट चीज से समझाने के लिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरी एनसीईआरटी 11-12 के मैक्सिमम पॉइंट मैंने यहां पर मेंशन कर दिए, कुछ एक दो जो छूट गए होंगे उसे हम भी फिर बाद में भी मेंशन कर देंगे। आपको इन सब चीजों की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए कि एनसीईआरटी के किन किन बिंदुओं पे परेशानी है, किन किन बिंदुओं पे प्रॉब्लम्स है। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। विथ प्रूफ आपको यह भी दिखाऊंगा कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है और हिंदी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर दोनों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली कहानी अगर आप उठाते हैं प्राणी जगत को, तो पहली गलती जो मुझे देखने को मिलती है वो प्राणी जगत यानी एनिमल किंगडम में देखने को मिलती है। अगर आप एनसीईआरटी का इंग्लिश मीडियम वाला वर्जन देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पर मतलब एनिमेलिया को जब डिवाइस करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो सेलुलर लेवल है। सिमेट्री में हमें यहां पर कहता है कि मोस्टली असिमेट्रिकल। मोस्टली असिमेट्री का मतलब सामान्यता जो है ये लोग होते हैं इनके पास असम्मिति होती है, सम्मिति नहीं होती, असम्मिति होती है इनके पास। पर हिंदी वाली एनसीईआरटी में सम्मिति के नाम पे यहां पे कोई चीज नहीं दी हुई है। तो आप अगर यहां पर लिखेंगे तो आप यहां पर लिख लीजिएगा कि सामान्यता असममित, ठीक है। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा सामान्यता असममित, मतलब भैया इनके पास सम्मिति नहीं है। सम्मिति नहीं, कैसे भी टेढ़े मेढ़े दिखाई देंगे। क्लियर, ये पहली गलती आपको जो देखनी है। दूसरी गलती आती है प्राणी जगत के ही अंतर्गत। आप ये देखेंगे कि जब भी आप पढ़ रहे होते हैं टीनोफोरा को, तो टीनोफोरा पे अगर आप देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। वही हिंदी में जब आएंगे तो आप ये देखेंगे कि यहां पर इसमें लार्वा अवस्था नहीं होती। उदाहरण प्लूरोब्रैंकिया ट्यूनोप्लाना। तो अगर आप इस एग्जांपल को यहां पर देखेंगे कि भैया यहां पर निषेचन बाय होता है, ये बात तो ठीक है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है लिखा है, प्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब यही होता है कि लार्वा वहां पर बनते हैं, पर यहां पर लिख देता है भैया कि लार्वा अवस्था नहीं होती। सेम चीज एनसीईआरटी में यहां पर लिखी है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ये चीज एनसीईआरटी की पता नहीं कहां से इसने उठाकर डाल दी है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ये बात आपको यहां पे रखनी है। लार्वा अवस्था नहीं होती, आपको ये चीज नहीं मेंशन करनी है। दूसरी गलती। तीसरी गलती पे चलते हैं। प्राणी जगत के ही अंतर्गत एक और गलती एनसीईआरटी ने जो हिंदी मीडियम में की हुई है वो ये है कि अगर आप हिंदी में इंग्लिश में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर हेमिकॉर्डेटा जो ग्रुप है, हेमिकॉर्डेटा में सेक्स आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष परिवर्धन हो रहा है। वही हिंदी में अगर आप यहां पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे आप एक और चीज देख सकते हैं कि अच्छा ये वाले पॉइंट पे तो सही है आई थिंक। इस पे परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। इनका परिसंचरण तंत्र जो है यहां पर लिखा हुआ है ओपन टाइप का। ये मेन मिस्टेक यहां पर इसने कर दी है,
ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। बाकी डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ, निषेचन बाह्य ये भी सही लिखा हुआ, ये भी सही, ये भी सही है। यहां पर जो ये है परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है और यहां पर कह दिया ओपन टाइप का है, तो आपको इस गलती को भी सुधारना है, बंद नहीं खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसमें भी ऐसा भी नहीं कि इंग्लिश में भी हर चीज सही है, बट इंग्लिश में हम ये मान सकते हैं कि अगर कहीं गलत भी लिखा हुआ है तो हम ये मानते हैं कि चलो उसी के हिसाब से दुनिया चल रही है तो हम उसको मान लेते हैं, हम अपना ज्ञान लगाते नहीं। ऐसी बहुत सारी जगह लिखा हुआ है, बट हिंदी में इंग्लिश के भी गलत लिखा हुआ है, तो यार ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा और बहुत छोटी छोटी चीजों पे है। जीव जगत का वर्गीकरण एक चैप्टर है, उसमें अगर आप देखेंगे तो एक बढ़िया सिंपल सा पॉइंट आप लोग गलत कर देता है अवपंक कवक को लेकर। अवपंक कवक पे जब आएंगे तो द स्पोर प्रोसेस ट्रू वॉल्स, मतलब ये बताता है कि जो स्पोर होते हैं इनके पास में, अवपंक कवक के पास, उनके पास ट्रू वॉल्स सेल वॉल्स होती हैं। दे आर एक्सटर्नली एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, मतलब ये इतना बढ़िया कठोर इनके पास वॉल होती है कि बहुत सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। पर यहां पर आप एनसीईआरटी में यहां पर उठा के देखेंगे तो ये चीज कहीं पे भी हिंदी मीडियम में लिखी हुई ही नहीं है, ये हिंदी मीडियम में कहीं लिखी हुई नहीं है। ये मिस्टेक है कि ये कभी पता नहीं चलता, जब हम कभी पढ़ाते भी बच्चों को तो बोलते हैं सर ये तो एनसीईआरटी में दिया ही हुआ ही नहीं है, बट ये एनसीईआरटी का पार्ट है, इंग्लिश में है, हिंदी मीडियम में ये चीज मेंशन नहीं है कि बॉस इनके पास ट्रू वॉल्स होती हैं और उस वॉल की वजह से ये बहुत अलग समय तक, बहुत अलग अलग समय तक विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। ये एक गलती यहां पर देखने को मिलती है। फिर हम जीव जगत के वर्गीकरण में फंजाई जगत पे भी हम जाते हैं, जैसे फंजाई किंगडम पे हम जाते हैं, तो इस जगत पे भी हमें एक गलती देखने को मिलती है और वो गलती यहां पर है, गौर से देखिएगा। इन अदर फंजाई एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, इन दो कंडीशन की क्या कहानी है कि दो इनके जो युग्मक हैं जब मिलते हैं तो प्लाज्मोगेमी यानी कोशिका जीव द्रव्य संलयन हो जाता है, बट जो केंद्रक द्रव्य संलयन है वो थोड़ी देर से होता है। तब तक इनके दो केंद्रक रहते हैं, N+N स्टेज, डाइकैरियोन स्टेज को हम कहते हैं। बट अगर आप हिंदी कंडीशन पे देखेंगे तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एस्कोमाइसिटीज को मेंशन किया गया है, बेसिडियोमाइसिटीज को नहीं। और ऐसे में जब क्वेश्चन पूछता है और वहां पर बेसिडियोमाइसिटीज लिखा हुआ रहता है तो बच्चे फिर यहां पर कंफ्यूज जाते हैं कि ये चीज तो हमने लिखी नहीं है। हालांकि इनमें से बहुत सारी चीज अगर बच्चे हमारी क्लासेस देखते हैं तो ये चीज हट जाती है, बच्चों को देखने की फिर जरूरत नहीं पड़ती, परेशानी नहीं होती। बट फिर भी हम अपनी क्लासेस में ये सब चीज बताते हैं कि ये गलत लिखा हुआ है, बट फिर भी प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चा अगर उसके बाद, अब एनसीईआरटी तो हम बार बार कहते हैं यार एनसीईआरटी पढ़ो, रिवाइज करो, रिवीजन करो, आखिरी किसी मोमेंट में बच्चे को मैंने कोई चीज याद कराई है और रिवीजन करते समय उसने ये देख लिया तो अब उसे ये याद हो गया, हमारा वाला हो सकता है भूल जाए तो दिक्कत हो जाएगी। और इसलिए एक ही वीडियो में कहां कहां गलती है वो सब कुछ मेंशन करके मैंने यहां पे डाल दी कि अपनी एनसीईआरटी में सुधार लो, ताकि जब कभी एनसीईआरटी रीडिंग करो, रिवीजन करो तो आपको ये शॉर्ट बन जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है वनस्पति जगत में। तीन ही चैप्टर, शुरू के तीन चैप्टर अभी मुश्किल से गए हैं हम लोग और सब में गलतियां। देखो वनस्पति जगत मतलब ये जो एनिमल प्लांट किंगडम वाला टॉपिक है, सवाल में कुछ लिखा हुआ है, बहुत ध्यान समझना कि हमारे पास कुछ समुद्री भूरे और लाल शैवाल बहुत ही अधिक मात्रा में कैराजीन का उत्पादन करते हैं, भूरे और लाल शैवाल, जबकि लाल शैवाल कैराजीन का उत्पादन करता है, भूरा नहीं। तो एनसीईआरटी यहां पर क्या करती है कि हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस है एल्जिन, ये ब्राउन एल्गी में है, और कैराजीन के बारे में कहा है कि वो रेड एल्गी में। तो कैराजीन रेड एल्गी में है, एल्जिन ब्राउन एल्गी में होता है, बट समुद्री भूरे के बारे में लाल भूरा लाल सबको कह दिया कि वो कैराजीन ही बनाता है। तो कैराजीन जो होता है ये नहीं बना रहा है कौन, भूरा शैवाल, ये एक गलती है। भूरा शैवाल एल्जिन बनाता है, उसकी वॉल पे एल्जिन है, इनकी वॉल पे कैराजीन है। ठीक, ये कहानी हो गई। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं, पुष्पीय पादपों की आकारिकी पे जब आप आएंगे तो यहां पर भी एक मिस्टेक। पुष्पीय पादपों के आकारिकी में अपन जब जाएंगे तो यहां पर है लीव्स आर बोर्न ऑन आर कॉल्ड नोड्स व्हाइल इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, मतलब कि यहां पर एक पॉइंट है कि जो पत्तियां होती हैं वो हमेशा कहां से डेवलप होती हैं, नोड से, पर्व संधि से, और उनके बीच का स्थान पर्व होता है, उनके बीच का स्थान पर्व होता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। अगर हम यहां पर देखें गांठ तथा पोरियां, तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती हैं उसे हम गांठ कहते हैं। तो तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती हैं उसे गांठ कहते हैं, तने पर गांठ तथा पोरियां होती हैं। ये जो पॉइंट यहां पर आता है नोड्स, तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर देखना कि गांठें अंत्यस्थ और कक्षीय हो सकती हैं। ये भी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो है ना यहां पर मेंशन नहीं है, यहां पर मेंशन नहीं है कि पर्व क्या है, पर्व संधि क्या है, ये चीज जो है यहां पर स्पेशली मेंशन नहीं है। तने के उस क्षेत्र को गांठ कह दिया है और वो जो उसके बीच का क्षेत्र है वो यहां पर कोई बताया ही नहीं गया है कि उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कहते हैं। ये कुछ चीज मिसिंग है यहां पर।
तो ये पॉइंट यहां पर है कि एब्सेंट इन हिंदी एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में एब्सेंट है। तो ये यहां पर पूरा लिखा हुआ है, हर एक चीज में मैंने कहीं कहीं लिख दिया कि भाई कोई कोई चीज यहां पे प्रेजेंट नहीं है, कुछ यहां पर गायब है, कुछ यहां पर ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज मैंने ऑलरेडी यहां पर मेंशन कर रखी है। अभी इतने में काम नहीं रहेगा, अभी बहुत लंबा है ये मामला। इसके बाद पुष्पीय पादपों के आकारिकी में एक पार्ट और आप देखेंगे कि कुछ फूलों जैसे कि प्याज में आगे नहीं लिखा हुआ यहां पर, कैलिक्स तथा कोरोला में कोई अंतर नहीं होता, इसे परिदल पुंज पेरियंथ कहते हैं। और यही एग्जाम्पल जो है इंग्लिश में अगर आप जाएंगे तो ये लिली का एग्जाम्पल लिखा हुआ है पेरियंथ में। दोनों एग्जाम्पल सही है, बट इसका एग्जाम्पल अलग, उसका एग्जाम्पल अलग, ऐसा नहीं करना है। जब भी पूछा जाएगा तो आपसे लिली पूछेगा, और आपने अगर मान लो लिली को नहीं पढ़ा, आपने प्याज को पढ़ लिया, तो मामला फिर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि लिली एग्जाम्पल है, प्याज भी सही है, बट आपको ये अपडेटेड आंसर है कि एनसीईआरटी ने अगर लिली लिखा है तो पूछेगी भी लिली के नाम पे, वो कभी डिफरेंट एग्जाम्पल पे आता ही नहीं क्वेश्चन, और खासकर इस चैप्टर में तो लिली के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, आपको नहीं पता, दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये चीज एनसीईआरटी पे याद रखना। पुष्पीय पादपों के आकारिकी का एक और पार्ट है जैसे जायांग। यहां पर क्या है, सिन कार्पस व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। यहां पर मस्टर्ड एंड टोमेटो का एग्जांपल लिखा है, मस्टर्ड यानी सरसों, ठीक है। वही एग्जांपल अगर आप हिंदी में देखेंगे तो मटर और टमाटर का एग्जांपल लिख दिया है। तो ये भी डिफरेंस है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है कुछ, बट पॉइंट ये है कि यहां पर आपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लिए हैं। जब नीट का एग्जाम बनता है वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही मैक्सिमम बनता है, और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर कॉपी बनती है, उसमें जो एग्जाम्पल है। और ये नीट का एग्जाम भी कहता है कि अगर हिंदी और अंग्रेजी में कहीं गलत है, हिंदी में कहीं गलत है, तो आप अंग्रेजी को सही मानते हैं। कभी इस बेसिस पे कभी आप काउंटर नहीं करते, कोर्ट पे जाकर नहीं कर पाओगे कि आपने हिंदी में गलत दे दिया था। वो कहेगा कि इंग्लिश में लिखा हुआ था, आप इंग्लिश को देख लेते, इंग्लिश सही है। ठीक है, तो मटर का एग्जाम्पल हिंदी में है, इंग्लिश में जो है वो मस्टर्ड, सरसों का एग्जाम्पल है। अगले पार्ट पे उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन वाले चैप्टर पे जाएंगे। यहां तो इसने बहुत ही बढ़िया गड़बड़ कर रखी है भाई। ये वाला टॉपिक जो हेनले लूप वाला पार्ट है, इसमें बड़ा बड़ा इसने बहुत ही बड़ी गलती की है, बहुत ही ज्यादा, दिमाग ही खराब कर देता है। कभी मैं अगर एनसीईआरटी हाईलाइट कराने जाता हूं तो मैं इसको पूरा ही काट देता हूं हमेशा। अब इसमें सबसे पहला ये है कि हेनले लूप क्या कहता है। हेनलेज इज परमिएबल टू वाटर। लूप ऑफ हेनले जो होता है उसका जो डिसेंडिंग पार्ट होता है वो परमिएबल टू वाटर है, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले के लिए बोल रहा है। अब यहां पर जैसे आप आएंगे, लूप ऑफ हेनले की अवरोही भुजा, अच्छा इसके आधे टाइम तो इसको अवरोही और आरोही का ही मतलब नहीं पता रहता, तो ये बड़ा समस्या होता है। ठीक है, कि जो नीचे की तरफ में जा रहा है या ऊपर की तरफ में जा, तो नीचे अवरोही, ऊपर जा रहा है जो आरोही, इन दोनों पार्ट में डिसेंडिंग और असेंडिंग, इसमें अंग्रेजी में भी याद रखना, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। यहां पर जल के लिए अपारगम होती है, इस भुजा को कह रहा है, ये जो नीचे जाने वाली भुजा है ये जल के लिए अपारगम है, जबकि यहीं से पूरा जल निकलता है। तो ये भी एक मिस्टेक है हिंदी वाली एनसीईआरटी पे, मैंने टिक भी कर दिया है, ध्यान रखना। इसमें अपारगम में होती है, परंतु वैद्युत अपघट के लिए सक्रियता से धीरे धीरे पारगम होती है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता। अवरोही भुजा जल के लिए पारगम में, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए धीरे धीरे पारगम में या अपारगम हो सकती है, और जो आरोही भुजा जो ऊपर की तरफ में जाती है जल के लिए अपारगम और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पारगम में होती है। तो ये बात आपको ध्यान, आरोही भुजा जल के लिए अपारगम में होती है, तो दोनों के लिए अपारगम में लिख दिया है, अवरोही भुजा भी अपारगम है, ये भी अपारगम है भाई, तो ये गलत है। ठीक, फिर अगले पार्ट में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या गलत लिखा हुआ है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में लिखा है कि जब स्पर्म ओवा से, सॉरी स्पर्म बोलता हूं, स्पर्म जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है न्यूट्रिशन लेकर सर्टोली सेल से, और निकल के आगे जाने की प्रक्रिया को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। इसका हिंदी असली नाम शुक्राणुयन है, पर हिंदी में इसे वीरसेचन लिखा हुआ है, मतलब इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है सीमेन को योनि के अंदर वीरसेचित करना, पर इंग्लिश में स्पर्मिएशन ठीक लिखा हुआ है, वीरसेचन यहां पर गलत है, याद रखना वीरसेचन नहीं है। ठीक है, वीरसेचन का मतलब होता है शिश्न द्वारा शुक्र का योनि में छोड़ा जाना, वेजाइना में छोड़ा जाना, ना कि इसमें। तो वीरसेचन दोनों जगह वीरसेचन लिखा हुआ, याद रखना यहां पर शुक्राणुयन लिखना आप यहां पर। ठीक है, ये बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट बन जाता है यहां पर शुक्राणुयन के लिए, ये पॉइंट हो गया। आगे पहुंचे, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का ये डायग्राम गलत है। डायग्राम में तो बहुत सारी जगह गलत है। इस पंखुड़ी को परागकोश और परागकोश को पंखुड़ी कह दिया है भाई, मतलब ठीक है, मानते हैं कि मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये पंखुड़ी है और ये वाला भाग जो है परागकोश। अब मैं क्या ही बोलूं, इसको दोनों को ही काट देना, चेंज कर लेना, याद रखना एंथर पेटल्स का। यही नहीं, अभी और पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक प्रजनन का एक पार्ट है, परागकोश का पूरा पूरा स्ट्रक्चर बनता है। इसमें सबसे बाहर वाली परत को अंतस त्वचा कर दी है, जबकि ये बाह्य त्वचा है, जबकि ये बाह्य त्वचा है, एपिडर्मिस है।
और इसे अंतःत्वचा, और अंतःस्थीसियम इसे हम अंतःत्वचा कहते हैं, ये बात गलत हो जाती है। एंडोथीसियम ये सब चीज, ये भी एक मिस्टेक पॉइंट है। इसके अलावा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन प्रजनन में एक जगह थोड़ा चेंज भी लिख रखा है इसने अलग। जैसे एग्जांपल देखना, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो असत्य फल हैं, और उन असत्य फल के अंदर प्रॉपर्टीज ये है कि वो अपार्ट फ्रॉम ओवरी, ओवरी के अलावा और भी चीजों से बन सकते हैं, थैलेमस एलेमस से भी बन सकते हैं। थैलेमस की जो असत्य फल है, इसके एग्जाम्पल में एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू, काजू, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू, ये जो है काजुला भी हिंदी में कई जगह लिखा है इसके बारे में। पर जब आप हिंदी में देखेंगे तो सेब, स्ट्रॉबेरी, रसभरी और अखरोट लिख दिया है यहां पर। पॉइंट वही है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कैस्यू के नाम से, अखरोट के नाम से आपसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में चेंज कर रखा है उसने, तो उसने वही चेंज, आपको चीजें चेंज कर लेनी है। विकास वाले चैप्टर में तो इसने भाई ब्लेंडर ही कर रखा है, बहुत ही गजब गजब। लगभग 20,000 करोड़ 200 बिलियन वर्ष पुराना ब्रह्मांड है भाई, मतलब अलग ही पता नहीं कौन से किस्म का नशा था ये वाला, ठीक है। तो ये 20 बिलियन ईयर है, ये बात याद रखना, नॉट 200 बिलियन, 20 बिलियन है, ये चीज आप इसे चेंज कर लेना, ठीक है। और ये करोड़ अरोड़ में कुछ नहीं लिखा ऑप्शन, तो आपसे 20 बिलियन के ऑप्शन में ही पूछा जाएगा। वंशागत की विविधता वाले सिद्धांत में सेम वही चीज याद रखना कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कि हम लगभग 8,000 से 10,000 बीसी, ठीक है, मतलब ईसा पूर्व, समझ में आ रही बात। यहां पर यह बात याद रखना, यहां पर ईसा पूर्व 8,000 से 1,000 वर्ष पूर्व, मतलब क्या है कि जब हम वर्ष पूर्व देखते हैं तो 8,000 साल पहले और 1,000 साल पहले, ऐसा। तो जो 1,000 साल पहले है वो हमारे सबसे पास में है, 8,000 साल पुराना वर्ष दूर है। तो इसने यही चीज जो है 8,000 से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व लिख दिया है, 10,000 ईसा वर्ष पूर्व। तब तक तो भाई हमको क्या बोलते हैं, वो खेती बाड़ी भी हमने नहीं खोजी हुई थी, है ना, कि ज्ञान हो चुका था कि लेखजन की प्रक्रिया में छुपा हुआ है। तो ये 10,000 जो है थोड़ा सा गलत है, 1,000 है ये। अब आप कहेंगे 8,000 से 1,000, 1,000 से 8,000 होता है ना, 8,000 से 1,000 क्यों कह रहे हो, क्योंकि ईसा पूर्व की जब बात की जाती है, ईसा पूर्व मतलब आज जैसे 2026 चल रहा है, 2026 से पहले, तो अगर आप उससे उस दिशा में जाओगे तो 2026 से अगर आप पहले आओगे जीरो पे, और जीरो पे जाओगे तो पहले 1,000 साल पहले पड़ेगा, फिर 8,000 साल पहले पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात, ठीक है, ऐसा। तो हम इस दिशा से जा रहे हैं, इसलिए पहले ये पड़ेगा फिर ये पड़ेगा, इसलिए, ठीक है। और जब आप इसे गिनोगे तो भाई, तो ये आया होगा पहले और फिर ये आया होगा। समझ में आ रही बात कि पुराना कौन है, ये वाला, और फिर ये कौन है, ये वाला, ये थोड़ा नया है। तो नया जो है 1,000 साल पूर्व। वंशागत की विविधता के सिद्धांत का एक और पार्ट है जहां पे हैंकिंग, सेक्सुअल जो डिटर्मिनेशन वाला पार्ट है, उसमें इंग्लिश में 1891 लिखा, हिंदी में उसे 1819 कर रखा है, हिंदी में उसे 1819 कर रखा है, तो ये भी एक मिस्टेक है इसकी। इसके अलावा वंशागत की विविधता वाले सिद्धांत पे आप देखेंगे तो इंग्लिश का डायग्राम एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये भाई ये स्ट्रक्चर है, ये सीटीसी है, इसका टेम्पलेट बनेगा, ये टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड होगा, ये जीएजी बना है, ठीक है, ऐसा। हिंदी में उसे ऐसा चेंज पोजीशन कर दिया, तो पता ही नहीं चलता कि कौन किसका, ये आजू बाजू लिखा हुआ है, ऐसा देखने पे लगता है कि दोनों एक ही स्टैंड पे है, बट ऐसा नहीं है, ये अलग स्टैंड है, ये अलग स्टैंड है, ये अलग स्टैंड है, ये अलग स्टैंड है। तो इसको ऊपर नीचे लिखने पर डीएनए के दो स्टैंड अलग अलग दिखते हैं, ये आपको यहां पर चेंज आता है, जीयूजी जीएजी वाला, ये कहानी आपको थोड़ा सा देख लेना, बाकी सब तो ठीक है इसका। इसके बाद वंशागति के आणविक आधार का एक और टॉपिक है जो हमेशा मैं बच्चों को कहता हूं, और बच्चों को मैं कह देता हूं तो बच्चे कहते हैं सर वो सोडियम क्लोराइड के ऊपर ही ज्यादा सही आंसर है। इसमें दो पॉइंट है कि जब हम भारी डीएनए हल्के डीएनए को अलग करने के लिए जो सेडिमेंटेशन के लिए हम केमिकल यूज करते हैं, इंग्लिश में उसे सिर्फ और सिर्फ सीजियम क्लोराइड लिखा हुआ है, हिंदी में एक बार उसे सोडियम क्लोराइड और एक बार सीजियम क्लोराइड लिखा हुआ है। तो इसलिए आप हमेशा याद रखना कि यहां पर सोडियम क्लोराइड यूज नहीं, सीजियम क्लोराइड यूज करेंगे इसके लिए कि सेंट्रिफिकेशन के लिए डेंसिटी ग्रेडियंट कौन बनाता है, सीजियम क्लोराइड। वंशागति के आणविक आधार वाले इस डायग्राम में यहां पर भी एनसीईआरटी ने मिस्टेक कर रखी है। आप गौर से देखेंगे तो यहां पर इंग्लिश वाले एनसीईआरटी में सीजीयू लिखा हुआ है, सीजीयू साइटोसिन ग्वानोसिन यूरेसिल। हिंदी वाले डायग्राम में आप देखेंगे तो सीजीटी लिखा हुआ है। अब सीजीटी मतलब यार आरएनए में थाइमिन को ला दिया इसने भाई साहब, आरएनए में थाइमिन को ला दिया, तो ये भी एक चीज यहां पर गलत है। वंशागति के आणविक आधार पे ही लैक ओपेरॉन में ये वाली बड़ी गलती है कि ओपेरॉन और ऑपरेटर, प्रचालक और प्रचालेख, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इच ओपेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर, हर ओपेरॉन, ओपेरॉन मतलब यहां पर जो है, ओपेरॉन मतलब होता है प्रचालेख, शब्दों को समझना, और ऑपरेटर मतलब होता है प्रचालक, क्लियरली लिखा हुआ है मैंने। इसने क्या है हिंदी में, ओपेरॉन का अपना विशिष्ट प्रचालेख। भाई ओपेरॉन का ही प्रचालक कैसे होगा, ओपेरॉन का तो ऑपरेटर होगा ना, तो यहां पर प्रचालक होगा,
यहां पर प्रचालक होगा। दमनकारी जैसे लैक प्रचालक में केवल लैक प्रचालक में मिलता है। अब क्या ही ऑपरेशन है यहां पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान पे रखना है कि भाई ऑपरेटर एंड ओपेरॉन ये दोनों अलग अलग चीज है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाले कॉन्सेप्ट में अगर आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि हिंदी में ये लिखा हुआ है लास्ट ऑफ 24 ह्यूमन क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम है और 24 जो 24 हमारे पास में ये स्ट्रक्चर है, एक्स एंड वाई जो होता है हमारे पास में, ऐसा लिखा हुआ है। यहां पर ये पता नहीं 22 3 लिंग गुणसूत्र ये अलग से क्या ही लिखा हुआ है, समझ में आ रही बात। तो ये एक्स्ट्रा पता नहीं क्या ही चीज क्यों लिखा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। 24 क्रोमोसोम जो हमारे पास हैं उनमें से कौन कब कहां कैसे किधर 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 क्या क्या लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कि 22 ऑटोसोम्स है, ये बात याद रखना। ये लिंग गुणसूत्र इसको लिखा हुआ नहीं है, तो 22 इसमें से ऑटोसोम है। और जो लास्ट वाला 23rd वाला है वो या तो एक्स या तो वाई होगा, ऐसा लिखा हुआ है। 3 क्यों लिखा हुआ है ये कोई समझ के परे वाली बात है। वंशागत के आणविक आधार पर ही यहां पर एक और चीज हो जाती है कि हमें पता है कि भाई हमारे पास में जो ह्यूमन जीनोम में जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होता है, बेस पेयर होता है 3164.7 मिलियंस बीपी है, मिलियंस बीपी से अपन कहते हैं। इसी को अगर आप कह सकते हो 3 बिलियन भी कह सकते हैं, 3 बिलियन या 3164 मिलियन। इसी को एनसीईआरटी ने करोड़ में लिख दिया है, जबकि वो करोड़ में नहीं होता, वो मिलियंस में ही होता है, ठीक है, मिलियंस में ही होता है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे, वैज्ञानिकों ने लगभग 1.4 करोड़ जगहों पर अलग सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म देखा। ये अगेन वही बात है, 1.4 मिलियंस है। तो मिलियंस और करोड़ अलग अलग होते हैं भाई। अगर आपकी एनसीईआरटी ने मिलियंस में आंसर लिखा है तो आपको मिलियंस में ही लिखना है, आप उसे चेंज नहीं करेंगे, आपको मिलियंस में ही याद रखिए उसको। इसके अलावा परितंत्र वाले ऑप्शन पे अगर आप आएंगे तो परितंत्र वाले ऑप्शन पे जब भी देखेंगे आप, तो यहां पर एक चीज देखना कि एक होती है प्रोडक्टिविटी, है ना, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन और उत्पादकता, ठीक है, ये और उत्पादन दर, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर जब हम कहते हैं कि जब उत्पादन हो रहा है तो वेट ग्राम जो है, और अगर आप इसमें एरिया लगा देंगे तो मीटर स्क्वायर है। उत्पादकता अगर आप देखेंगे तो उसमें आप समय भी लगा देते हैं। उत्पादकता देखने के लिए आप उसमें ईयर भी लगा देते हैं, प्रोडक्टिविटी देखने के लिए आप उसमें ग्राम पर मीटर स्क्वायर और ईयर भी लगा देंगे, क्योंकि उत्पादन मतलब कितना बना, कितने एरिया में बना, कितने समय में बना, इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। वही चीज अगर आप हिंदी में देखेंगे तो यहां पर डायरेक्टली लिख दिया है ग्राम का स्क्वायर, जबकि ग्राम का मीटर का स्क्वायर यहां पर आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर इसका ठीक लिखा हुआ है, ठीक। इसके अलावा अगेन वही बात है यहां पर उत्पादकता के वाले ऑप्शन में, तो ग्राम में यहां पर भी उसने मीटर को मेंशन नहीं किया है, यहां पर उसने सही सही मेंशन किया हुआ है। तो आपको याद रखना कि उत्पादकता जो होती है या उत्पादन में, यहां पर आप उत्पादन जो कर रहे हैं उसमें मीटर ऐड होगा और यहां पर ईयर, मीटर के साथ ईयर भी ऐड होगा, तो दोनों पे ये मीटर जो है ये इसने मेंशन नहीं किया है। परितंत्र वाले चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी इंग्लिश में प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर है। यहां पर इसने सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद डायरेक्टली चतुर्थ उपभोक्ता लिख दिया। क्यों लिखा है, बीच को कहां गायब कर दिया पता नहीं, तो ये टर्सरी कंज्यूमर है, ये बात याद रखना, ठीक है। ये डिफरेंट पॉइंट यहां पर बनता है। इसके अलावा जैव विविधता संरक्षण का एक पार्ट है कि पृथ्वी भारत में कितनी जातियां स्पीसीज हैं, तो ये कहता है कि भाई हमारे पास एस्टिमेट रेंज जो हमारे पास स्पीसीज की है वो 20 से 50 मिलियन है, ठीक है। ये 20 से 25 मिलियन यहां पे लिखा हुआ है। कुल जातियों का आकलन, चरम आकलन जो है 20 से 25 मिलियन है, इंग्लिश में उसे 50 मिलियन लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जैव विविधता संरक्षण का एक और टॉपिक है कि इसमें से 31% आवृत्त बीजियों की जातियां लिखी हुई है, जबकि यहां पर ऑप्शन पे आएगा 31% जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत्त बीजी। यहां पर कौन है, अनावृत्त बीजी है। तो ये एक फर्क भी यहां पर देखने को मिलता है हिंदी और इंग्लिश वाली एनसीईआरटी पे। जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग यानी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर में हम जाएं तो पारजीवी जंतु ट्रांसजेनिक एनिमल में आता है कि 1977 में सर्वप्रथम रोजी काऊ बनाई गई थी, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है 1997 में रोजी काऊ बनाई गई थी, ठीक है। तो ये एक फर्क भी इंग्लिश हिंदी में, और आप इन दोनों कहानियों में सिर्फ आप इंग्लिश को ही सही मानेंगे, ये बात याद रखना। एक लास्ट टॉपिक है आपका जो ह्यूमन में जो हमारा उत्सर्जन वाला चैप्टर है, उसमें देखना क्लियरली ये पता है, ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल्स इज अ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल्स इज अ कलेक्टिंग डक्ट, राइट। यहां से वाटर निकलता है, सब कुछ पता है। हिंदी वाले ऑप्शन पे जाना, एक सेगमेंट तो वहां पे गलत किया हुआ है। यहां पर ये है कि हेनले पॉस की अवरोही भुजा, ये भी अवरोही भुजा है, उसकी बाजू वाली भुजा को भी इसने क्या लिखा है, अवरोही भुजा, जबकि ये अगर अवरोही है तो ये आरोही भुजा होगी। इसमें कंफ्यूजन भी होता है, डिसेंडिंग असेंडिंग जरूर याद रखना, थिक सेगमेंट, बट ये अवरोही भुजा नहीं है। दोनों अवरोही भुजा कैसी होती है लिखते समय
सर में क्यों नहीं आई। ठीक है, तो इतने पोर्शन हम लोगों ने यहां पर देख लिए बच्चों, इतना पोर्शन मैंने आपको बताया। ये सारी चीजें एनसीईआरटी की मिस्टेक हैं जो मैंने आपके साथ सॉल्व की हैं, साझा की है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी अपने सभी दोस्तों को जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026 के इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अपनी एनसीईआरटी में ये गलतियां जो है इसको सुधारना चाहिए आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, आराम से बताया है। जिस भी चीज में आपको कंफ्यूजन हो स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको अलग से इंग्लिश की एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि क्या लिखा हुआ है, सब कुछ है। मतलब आप सिर्फ अपनी हिंदी एनसीईआरटी उठाइए और उसके ऊपर ये जो गलत गलत लिखा हुआ है उसको चेंज कर लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच गाइस, होप सो वीडियो पसंद आई हो। कमेंट पे बताना कैसी लगी वीडियो, और आपके मैं कमेंट्स देख रहा हूं, आपको आने वाले जो टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा। जो भी जरूरी है वो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय बाय।